Dear student, today we will have to take the next part of equilibrium 5. Today we have to learn about the application of equilibrium constant. The first part of there are the three application of equilibrium constant. First is the predict to the extent of a reaction on the basis of its magnitude. हम किसी रिएक्शन की एक्सटेंट को बताएंगे कि वो कितनी मात्रा तक हो गई है. सेकेंड, द प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है उसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं. ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इट कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होगी उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम तीन एप्लीकेशन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट of application of equilibrium constant, that is the कर ले. As we know that the Kc or Kp is directly proportional to the concentration of the products and inversely proportional to the reactants, concentration of reactant. If K is large, the reaction goes in forward reaction. The reaction goes in फॉरवर्ड रिएक्शन. देखो, आपको पता होगा कि हम लिखते हैं Kc इजिकल एन टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Kc की वैल्यू कब ज़्यादा आएगी? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. अगर यहाँ से देख लो, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो Kc ज़्यादा होगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो Kc ज़्यादा होगा. और प्रोडक्ट कब ज़्यादा बनता है? जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड. जब रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, तब Kc की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही ज़्यादा आएगी. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट ख़त्म होते चले जाएंगे और प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे, जिसकी वजह से Kc की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी. सेकंड हमारे पास में हो सकता है इफ द वैल्यू ऑफ Kc is less, the reaction goes in backward reaction. The reaction goes in backward direction. तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. क्यों? क्योंकि यहीं से आप देख सकते हो Kc की वैल्यू, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी.
इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ा दूँ तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर मैं प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर दूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट कब कम बनेगा, प्रोडक्ट कब कम होगा, जब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। जब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी। जब प्रोडक्ट चेंज होंगे रिएक्टेंट में तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। थर्ड, ये भी हो सकता है, इफ द वैल्यू ऑफ Kc is stable, if the value of K is greater than 10 to the power 3, the extent in which, जब K की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ Kc हम क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ Kc इज लार्ज। इसको क्या मानेंगे, Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी और डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन will be in forward direction, in forward, and the reaction goes to almost completion। तो जो रिएक्शन होगी वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हम ये मानेंगे कि जितना भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन 10 to the power -3, then the value of Kc, the value of Kc is less and reaction goes to backward direction, goes to backward direction, and reaction proceed to smaller extent। रिएक्शन बहुत ही कम मात्रा में होगी क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से ये माना जाएगा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड न होकर के बैकवर्ड होगी और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नॉमिनल होगी। थर्ड, if the value of
Kc is between 10 to the power minus 3 to 10 to the power 3, then there will be appreciable concentration of reactants and products। अगर K की वैल्यू, K मतलब यहाँ पर Kc है या Kp है, K कहीं लिखा है तो उसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हम कंसंट्रेशन लेंगे तो उसको Kc से डिनोट करेंगे। अगर हम प्रेशर को लेंगे कंसंट्रेशन की जगह तो हम उसको Kp से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जनरलाइज फार्मूला लिखा है, इसको K की जगह Kc भी आ सकता है, Kp भी आ सकता है। अगर वैल्यू ऑफ K E लिख रहा हूँ यहाँ पर, Ke मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बिटवीन 10 to the power minus 3 to 10 to the power 3, then the appreciable concentration of reactant and product are found at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर आपको रिएक्टेंट भी मिलेंगे, इक्विलिब्रियम पर आपको प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो दोबारा देख लें, हम पढ़ रहे हैं प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम Kc की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होगा। Kp की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ K is very large, then the reaction goes in the forward direction, because if the value of K is very large, it means that the concentration of the product on equilibrium is very much and the very less concentration of the reactant on equilibrium. That is why the value of Kc or Kp is very large. If the value of Kc is less, अगर Kc की वैल्यू या Kp की वैल्यू, Kc और Kp is very less, Kp या Kc की वैल्यू बहुत ही कम होगी, the reaction goes in the backward डायरेक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड जाएगी। क्यों जाएगी? अब Kc की वैल्यू बहुत कम होगी। कब कम होगी? जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर कम होगा, तभी Kc की वैल्यू कम आएगी। अगर Kc की वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा और रिएक्टेंट क्या होगा? ज़्यादा। उस समय रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अब K की वैल्यू दे रखी है कि अगर K की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 to the power 3, अगर K की वैल्यू, Kc या Kp की वैल्यू 10 to the raised power 3 होती है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बने हुए हैं और रिएक्टेंट बहुत ही कम बने हुए हैं, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। सेकंड है, अगर K की वैल्यू 10 to the power minus 3 है, बहुत ही कम है, द वैल्यू ऑफ Kc और Kp इज वेरी लेस, देन द रिएक्शन विल गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होगा? अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का प्रेशर ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। और उस समय जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। इसका मतलब है रिएक्शन, बहुत थोड़ी सी रिएक्शन के बाद हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। कुछ समय, तुरंत ही हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc और Kp
Kc और Kp is between 10 to the power minus 3 to 10 to the power 3, then there will be appreciable concentration of reactant and product. अगर इनके बीच की K की वैल्यू 10 टू द पावर 2 10 की पावर 3 के बीच की यदि हमें वैल्यू मिलती है Kc की, तो वहाँ पर प्रोडक्ट भी अच्छी मात्रा में होंगे और रिएक्टेंट भी अच्छी मात्रा में होंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जो हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिलेगी और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिलेगी दोनों ही एप्रिशिएबल होगी। इसको हम डायग्राम से ऐसे शो कर सकते हैं। एक एरो दिया हुआ है, एरो बताएगा, एरो की दिशा ये किस ओर है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ये क्या कह रहा है, अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट के सी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 से कम है, इस तरफ जाओगे तो पीछे घटेगा, कम है, तो वहाँ पर रिएक्शन होगी, वो कह रहा है रिएक्शन बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड होगी भाई। और यदि Kc की वैल्यू 1 है, हम कह सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 एंड 10 टू द पावर 3 के बीच की है, तो बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही मौजूद होंगे। जैसे Kc की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब प्रोडक्ट और Kc की वैल्यू कब आएगी 1, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल ऑन इक्विलिब्रियम। And here on the head of the arrow show that the extremely large, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है कि एक्सट्रीमली लार्ज होगा। किसका लार्ज होगा भाई, क्या लार्ज होगा, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीशन की ओर होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन की ओर होगी। कब होगी, जब इसकी Kc की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा होगी। इस तरफ 10 टू द पावर 3 है, यहाँ से एरो बता रहा है कि Kc की वैल्यू इस तरफ लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ एरो हेडेड, जो एरो का हेड है, यहाँ तक अगर Kc की वैल्यू पहुँच जाती है तो यह वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीमली लार्ज होगी। एंड रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, और जो रिएक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात रिएक्टेंट होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, कंसंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी वेरी नेग्लिजिबल एंड द मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी फाउंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। केवल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही ज़्यादा आपको मिलेगी। जैसे आपके बुक में दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ H2 and O2 at 500 Kelvin has a very large equilibrium constant। H2 और O2 की रिएक्शन जब करवाते हैं तो H2O बनता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, लमसम हम कह सकते हैं 227 डिग्री सेल्सियस, और 500 केल्विन हैज़ अ वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब कितनी आई है, Kc की वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर 47, 10 टू द पावर 47। और आपको पढ़ा है आप लोगों ने कि जब Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या होगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, H2 + Cl2 HCl एट 300 केल्विन हैज़ द Kc ऑफ 4.0 इंटू 10 टू द पावर 31। ये भी 10 की पावर 3, 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है, 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है, 31 है, इसलिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर होगी, हेड ऑफ द एरो की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था
कि यदि के की वैल्यू 10⁻³ होगी तो इसकी वैल्यू होगी Kc की बहुत कम होगी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा वो स्मॉलर एक्सटेंट होगा, रिएक्शन बहुत ही कम होगी, हार्डली प्रोसीड होगी। इसका भी एग्जांपल आप बुक में देख सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, ये एग्जांपल आपको याद करने हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O into H2 and O2 at 500 Kelvin हैज़ अ वेरी स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc की वैल्यू दे रखी है 4.1 × 10⁻⁻48, जो कि 10⁻³ से बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में होंगे और रिएक्शन होगी वो नेग्लिजिबल होगी, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी नेग्लिजिबल। सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है N2 + O2 = 2NO एट 298 Kelvin हैज़ Kc, द वैल्यू ऑफ Kc इज 4.1 × 10⁻31। ये भी 10⁻³ से बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इसकी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी वेरी लेस और रिएक्शन बहुत ही कम होगी। फिर आपको बताया था कि ये कहीं पर रेंज है, वो 10⁻³ to -3 to 10⁻³ के बीच की होगी, तो वहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2 और I2 से HI बना है, द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2 टू गिव HI, Kc की वैल्यू दे रखी है 57.0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.7 × 10⁻1। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखो 57.0 दे रखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5.7 × 10⁻1। और ये किसके बीच में है? ये 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, क्योंकि 1 है तो इन दोनों के बीच में है। और बीच में होता है वहाँ पर आपको बताया था कि अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही मौजूद होते हैं, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर और दे रखा है, आल्सो गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 to NO2 इज अनदर रिएक्शन विद द वैल्यू ऑफ Kc। N2O4 से NO2 बनेगा तो उस समय Kc की वैल्यू जो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर हमें मिली, वो मिली है 4.64 × 10⁻³ जो कि 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है। इसलिए यह वैल्यू ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, उसके बीच की है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उस बेस पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रिएक्टेंट N2O4 और प्रोडक्ट NO2, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो अप्रिशिएबल होगी, जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we have to discuss about the predicting the direction of the reaction. For this I have made a diagram. Before proceeding to explain the diagram, I must have to tell that we can predict the direction of the reaction by the value of QC or QP and KC और KP। अगर हमें कहीं पर QC और QP दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता हो और दूसरी तरफ हमें KC और KP की वैल्यू पता हो, तो दोनों की तुलना करके, दोनों का कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगी या बैकवर्ड दिशा में जाएगी या इक्विलिब्रियम पर रहेगी, ना तो फॉरवर्ड की ओर जाएगी ना बैकवर्ड की ओर जाएगी। तब हमारे पास में ये QC या QP क्या है? व्हाट इज QC और QP? इन दोनों में से QC और QP में इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं रिएक्शन
कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। अब ये रिएक्शन कोशेंट क्या है? रिएक्शन कोशेंट किसी भी टाइम इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद किसी भी समय पर जब हम किसी रिएक्शन का कांस्टेंट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट एट एनी टाइम। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूसी रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम, या टी लगा रहा हूं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। इक्विलिब्रियम को छोड़कर किसी भी टाइम पर जब हम प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। टी है, टी का मतलब है किसी टाइम पे इक्विलिब्रियम को छोड़ करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास में यही अपने ले लेते हैं H2 प्लस I2, अगर इक्विलिब्रियम का साइन है तो क्या बनेगा 2HI, और जब यहाँ पर इसका Kc निकाला गया इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम आ गया है, हमें इक्विलिब्रियम पर Kc या Qc निकालना है या इक्विलिब्रियम से पहले Qc निकालना है या इक्विलिब्रियम के बाद Qc निकालना है। Kc कब आता है? केवल इक्विलिब्रियम पे आता है। Kc कब आएगा? केवल इक्विलिब्रियम पर। तब हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर क्या होती है, उसका जो ये नंबर है ये हम उसकी पावर में लिख देते हैं। और यहाँ पर जो H2 है ये इसके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और उनकी पावर यहाँ उनके जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो उनकी पावर बन जाती है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 मोल H2 और I2 मिल करके 2HI बनाते हैं और इक्विलिब्रियम आ जाता है। तब हम Kc वैल्यू निकालते हैं। अब अगर हमें Qc निकालना हो तो Qc का भी यही फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है या इक्विलिब्रियम से पहले है, वो कंसंट्रेशन हमें नोट करनी पड़ेगी। इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको बताता हूँ। जैसे इसी रिएक्शन में जब Kc की वैल्यू निकाली गई, तो Kc की वैल्यू आती है 57.0 एट 700 केल्विन। 700 केल्विन पर Kc की वैल्यू इतनी आई। जब Qc की वैल्यू निकाली गई, जब Qc की वैल्यू हमने माना कि किसी समय t पर, t क्या था? टाइम। जब t है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम से पहले हो सकता है, इक्विलिब्रियम से बाद हो सकता है, कोई भी आप मनमाना टाइम ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी जो टाइम होता है वो आप ले सकते हो। उस समय सुपोज Qc निकालना है, Kc के पहले कंसंट्रेशन जो होगी या Kc के बाद की जो कंसंट्रेशन होगी उसकी बात कर रहे हैं। Kc आने से पहले, इक्विलिब्रियम आने से पहले या इक्विलिब्रियम आने के बाद किसी भी समय जब हम वैल्यू निकालेंगे वो Qc होगी। सपोज एट टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ H2 हमने मान लिया कि 0.1 मोल है। हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ I2 है वो 0.2 मोलर है, और कंसंट्रेशन ऑफ HI हमने मान लिया कि 0.4 m है। अपने सपोज कर रहे हैं।
किसी टाइम टी पर, इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद कोई टाइम है, उस समय इक्विलिब्रियम से पहले मानते हैं कि इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम आने के बाद तो कैसी हो जाएगा, हाँ, तो इक्विलिब्रियम आने से पहले हमारे पास कोई टाइम टी पर H2 की कंसंट्रेशन इतनी है, I2 की कंसंट्रेशन इतनी है और HI की कंसंट्रेशन इतनी है, तब हम क्या निकालते हैं, उस समय हम निकालते हैं QC। तो QC का फॉर्मूला यही रहेगा, HI की पावर 2 H2 एंड प्रोडक्ट ऑफ H2 एंड I2, ये डिनोमिनेटर में आएंगे। अब HI की कंसंट्रेशन यहाँ देखो दे रखी है 0.4 m, ये इसमें रख दो, डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और I2 की वैल्यू 0.2 मोलर है, ये रख दें। जब इनकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये आता है 1.6 डिवाइडेड बाय 0.02, तो आप यहाँ देख सकते हो QC हम निकाल रहे हैं एट टाइम T, हमें दिया हुआ है H2 की कंसंट्रेशन 0.1 मोल, I2 की 0.2 m और I की 0.4, और QC हम इसी फार्मूले से निकालते हैं जो KC का होता है। वैल्यू हमने पुट कर दी 0.4 की 2 और 0.1 एंड 0.2, इन दोनों का हमने आपस में कैलकुलेट किया, कैंसल आउट किया, तो हमारे पास में वैल्यू आई QC की 8.0। QC की 8.0 और KC की इक्वेशन में दे रखी है 57.0। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, QC इज़ लेसर देन KC। तो इसी प्रकार से यदि आप कोई टाइम और चेंज करोगे तो हो सकता है वहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो जाए। जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो हमें 3 प्रकार की वैल्यू मिल सकती है। पहले में हो सकता है QC है वो लेसर हो KC से, QC इज़ लेसर देन KC। सेकंड के अंदर हमारे पास में हो सकता है QC विल बी लार्जर देन KC, और थर्ड पोजीशन हमारे पास में हो सकती है QC विल बी इक्वल टू KC। ये 3 प्रकार की हमारे सामने सिचुएशन हो सकती है। क्लियर? तो हमारे पास में 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। QC विल बी लेस देन KC। जब QC की वैल्यू KC से कम होगी तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम आया नहीं है। इक्विलिब्रियम आया नहीं है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, अभी और प्रोडक्ट बनना है। अगर QC की वैल्यू कम है, देखो QC की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, KC से कम है। अब क्योंकि KC तो बनाना है, मतलब इक्विलिब्रियम पे तो ये रिएक्शन जाएगी। QC की वैल्यू अगर KC से कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। तो अगर उसने इक्विलिब्रियम अटेन करना है, KC की ओर बढ़ना है, तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ आपने देख सकते हैं अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन जाएगी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पड़ेगा ताकि KC को अटेन कर सके। सेकंड, अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स रिएक्शन होगी, और ये जाएगी बैकवर्ड। और रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होगी, उल्टी दिशा में रिएक्शन चलेगी। अब प्रोडक्ट क्या होंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, वो आपको वहाँ पर जब हम ले शेटलियर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। जब QC की वैल्यू KC के इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन किस पे आ गई है, इक्विलिब्रियम पर आ गई है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, समान होगी। अब रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन में concentration of the reactant and concentration of product will be remain constant।
अभी आपको शुरू में मैंने ये डायग्राम बताया था, मैंने कहा इसको अपने लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक छोटा बॉक्स बनाया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, QC को। और ये जो बड़ा बॉक्स बनाया है ब्लू कलर से, ये रिप्रेजेंट करता है KC को। ये 3 मैंने सिचुएशंस बनाई हैं। इसमें आप देख सकते हो, पहला बॉक्स है वो छोटा है, दूसरा बॉक्स बड़ा है। इसका मतलब QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज़्यादा है। जब QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, QC ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा इसके इक्वल आने के लिए। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो आपके कंधे तक आता है और आप कहते हो कि मेरे से बराबरी करो, बराबर में खड़े होकर मेरे कद जितना आप ऊंचा होकर के दिखाओ, तो वो क्या करता है, अपने पंजों पे उठता है, ऊपर की ओर उठता है। तो ये QC भी क्या करेगा, अगर इसने यहाँ जाना है, QC और KC की वैल्यू बराबर लानी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा। ऊपर की तरफ कब उठेगा, जब रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, ये देखो एरो दिखा रखा है। अगर इसने QC और KC दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर इस पोजीशन से आपने इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ना है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर। अब थर्ड वाले को देखो, इसमें आप देख सकते हो पहला बॉक्स बड़ा है, दूसरा बॉक्स छोटा है। पहला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, QC को, और दूसरा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, KC को। इसका मतलब है कि KC की वैल्यू कम है और QC की वैल्यू ज़्यादा है। अब KC ने इसके बराबर आना है, या हम कहें कि QC ने KC के बराबर आना है, तो क्या करेगा, ये अपना साइज घटाएगा। अगर इसने अपना साइज घटाना है, QC ने अपना साइज घटाना है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट कम करने पड़ेंगे। QC की वैल्यू कब ज़्यादा आई है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो QC की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये क्या करेगा, अगर KC के इसने इक्वल आना है तो ये अपना साइज घटाएगा। साइज घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में बदलना पड़ेगा। प्रोडक्ट को वापस किस में बदलना पड़ेगा, रिएक्टेंट में बदलना पड़ेगा। और रिएक्टेंट में बदलने के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट की तरफ बढ़ते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। तो KC अटेन करने के लिए, या हम कहें इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, QC की वैल्यू यदि KC से ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी, अर्थात सारे जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ QC और KC की वैल्यू बराबर है, अब देख सकते हो बीच वाली कंडीशन, दोनों बॉक्स मैंने बराबर बनाए हैं। पहला बॉक्स QC है, दूसरा बॉक्स KC को रिप्रेजेंट करता है, दोनों इक्वल हैं, तो वो रिएक्शन क्या होगी, एट इक्विलिब्रियम होगी। एट इक्विलिब्रियम होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टेबल हो जाती है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। Now the next part is to calculating equilibrium concentration. There are 5 steps by which we can calculate equilibrium concentration if we have given the initial concentration of the reactant and products. किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस समय यदि हमें इक्विलिब्रियम आ जाता है और हमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दी हो, और इक्विलिब्रियम पर हमें कंसंट्रेशन निकालनी हो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, और उससे KC की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए 5 स्टेप है। पहले स्टेप है कि राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। कोई भी अगर आपको रिएक्शन दी जाती है तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन ले ली, H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हो सकता है यहाँ पे 2 मैं इरेज कर रहा हूँ, 2 नहीं लिखा हो, तब आप क्या करोगे, आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो H कितने हैं भाई, 2 हैं। यहाँ H कितने हैं, 2 है, 1 है, तो 2 लगा दो यहाँ पे। यहाँ I कितने हैं, 2, और यहाँ, तो आप यहाँ पर इसको बैलेंस करोगे तो H 2 है, यहाँ पर भी 2 हैं, I 2 है, यहाँ पर भी I 2 हो गई। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको बैलेंस इक्वेशन दी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो
हमने 5 स्टेप देखने थे कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए। पहला स्टेप था राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर H2I2 का लिया था। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा, अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक अ टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उन सब की आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखोगे, उसके नीचे आप चेंज इन कंसंट्रेशन और गोइंग टू इक्विलिब्रियम कि उनकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, और लास्ट में लिखते हो आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आप सीधे 2 स्टेप लिख सकते हैं इसमें, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसी इक्वेशन को लिया है H2I2 और 2HI, हमने इसको बैलेंस इक्वेशन लिख लिया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, इसके नीचे टेबल बनाते हैं, तो मैंने सीधा टेबल इसी के नीचे लिख दिया है। सबसे पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। इनिशियल मैंने सपोज कर लिया कि इसके 1 मोल मैंने H2 और I2 का 1 मोल लिया। इनिशियल जब मैंने बर्तन में डाला उस समय मेरे पास में H2 और I2 रिएक्टेंट थे। कितने कितने मैंने शुरू में लिए, 1 मोल H2 लिया और 1 मोल ही मैंने I2 लिया। यहाँ इनके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, इनके आगे 1 है। और आपको पता है शुरू में जब हम रिएक्शन किसी कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट डालते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, इसका मतलब वहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, 0 मोल होगा। शुरू में एट इनिशियल स्टेज देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, 0 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका मतलब है, इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको पीछे बता करके गया हूँ, जब इक्विलिब्रियम आता है QC और KC बराबर हो जाते हैं और KC की वैल्यू 10⁻³ और से लेकर के 10⁻³ के बीच में होती है, तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन में होते हैं, अर्थात उनको मापा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर सारे का सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो आएगी नहीं, या सारे का सारा रिएक्टेंट रिएक्शन ही ना करे, प्रोडक्ट ही ना बने, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 मोल में से कुछ मात्राएं, कुछ वैल्यूज़, कुछ कंसंट्रेशन H2 और I2 की इक्विलिब्रियम आने तक HI में कन्वर्ट हो जाएगी। वो हमने सपोज कर लिया कि H2 के X मोल हैं वो HI में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर H2 का 1 मोल मैं लेता हूँ तो I2 का भी 1 मोल मिल करके कितने मोल बनाएंगे, 2HI के, HI के 2 मोल बनाएंगे। H2 का अगर 1 मोल लेता हूँ, I2 का भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1 मोल। तो रिएक्शन क्या कहती है, बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर मैं 1 मोल H2 लेता हूँ, 1 मोल I2 के लेता हूँ, तो 2 मोल HI के बनेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने X मोल H2 के लिए, तो मेरे को I2 के भी कितने मोल लेने पड़ेंगे, X मोल। अगर H2 का X मोल लेता हूँ, I2 का X मोल लेता हूँ, तो HI के कितने मोल बनने चाहिए भैया, 2X बनने चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर। और एट इक्विलिब्रियम जब हम कंसंट्रेशन लेंगे तो शुरू में कितना था, 1 मोल, उसमें से X मोल था वो चेंज हो गया HI में, तो बचा कितना, 1 - X। इक्विलिब्रियम पर बची हुई वैल्यू कितनी है उसको हम लेते हैं, बची हुई वैल्यू को हम लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, कितने मोल बचेंगे, 1 - X। I2 के कितने मोल बचेंगे या प्रेजेंट होंगे इक्विलिब्रियम पर, 1 - X। इक्विलिब्रियम पर HI के कितने मोल होंगे भाई, 2X। अगर यहाँ 0 - 2X करोगे 2X ही आएगा, शुरू में मोल 0 थे इसके। अब कंसंट्रेशन अगर हम निकालते हैं तो मोल में हमें क्या देना पड़ता है, मोल में हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने वॉल्यूम लगा दिया, वॉल्यूम मिल लेंगे लीटर में।
तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, 2x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इनको हमने किस में चेंज कर लिया, कंसंट्रेशन में चेंज कर लिया। अब थर्ड पार्ट इसका क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ केसी। यहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, तो हमें x की वैल्यू, केसी की वैल्यू दे रखी हो तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला केसी, केसी में मैंने वैल्यू रखी, केसी का क्या फॉर्मूला बनेगा इक्वेशन में। न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी पावर जो उसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं HI, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं H2 और I2। HI की वैल्यू यहाँ से आप लोगे कितनी है, 2x/v, 2x/v की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ पर H2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी 1 माइनस x/b, 1 माइनस x/v। केसी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये v से v कट जाएंगे दोनों, और हमारे पास में बचेंगे 4x² 1 माइनस x की होल स्क्वायर। इतना करने के बाद में अगर हमें x केसी की वैल्यू पता हो, ध्यान से देखोगे, केसी की वैल्यू दे रखी हो तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, शुरू में आपने 1 मोल लिया था, x के आपके मोल उसमें से घटा दीजिए, जो आपके पास में आएगी वो इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर। जब इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी उसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारा सवाल सही है, जो हमने इक्वेशन की है, जो हमने फार्मूला लगा करके कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है। इसी फार्मूले के अंदर केसी को छोड़ दें और x की वैल्यू आप पुट करके रख दें, x की वैल्यू पुट कर दें। अगर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू केसी की वैल्यू के इक्वल आती है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके बुक से ले रहा हूँ। प्रॉब्लम है 7.9, प्रॉब्लम है 7.9, ओल्ड बुक के अंदर ये पेज नंबर 208 पे दी हुई है, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन कहता है 3.00 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। केसी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.80, इनिशियल मोल ऑफ PCl5 आपको दे रखे हैं और सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ क्या है। जो रिएक्शन है वो कहती है कि PCl5 आपने शुरू में लिया, इक्विलिब्रियम पर PCl5 होता है वो PCl3 और Cl2 में टूटता है। जब PCl5 PCl3 और Cl2 में टूटेगा तो शुरू में आपको पता है केवल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी होगी, PCl5 की होगी। वो हमें दे रखी है PCl5 की इनिशियल कंसंट्रेशन 3.0 मोल। जब इनिशियल कंसंट्रेशन PCl5 की 3 मोल है तो क्या PCl3 और Cl2 होंगे शुरू में? शुरू में तो केवल रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो होते नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 मोल, मोल लिख लो या मत लिखो तो भी चल जाएगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि PCl5 के x मोल इक्विलिब्रियम पर 3 मोल में से x मोल विघटित हो करके, डिवाइड हो करके, डिसोसिएट हो करके x मोल PCl3 के और x मोल Cl2 के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 मोल PCl5 टूटेगा तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 टूटेगा, बनेगा। PCl5 का 1 मोल अगर मैं तोड़ता हूँ तो PCl3 के कितने मोल बनेंगे? PCl3 का भी 1 मोल बनेगा और Cl2 का भी 1 मोल बनेगा। अगर मैं PCl5 की वैल्यू x मोल रखूँ तो PCl3 और Cl2 कितने कितने बनेंगे? x मोल PCl3 और x मोल ही Cl2 बनेगा। क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होगी, शुरू में 3.0 था, उसमें से x मोल डिवाइड हो गया और x मोल ही उसने PCl3 के बनाए और Cl2 के बनाए। तो x मोल यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो गया PCl3 में और x मोल ही कन्वर्ट हो गया Cl2 में।
अब क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन 1 लीटर दे रखी है शुरू में, तो हमने यहाँ 1 लीटर 1 से डिवाइड कर दिया। ये इसकी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ गई PCl5 की, ये कंसंट्रेशन आ गई PCl3 की, और ये कंसंट्रेशन आ गई Cl2 की। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि x वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, तो ये भी कितना बनाएगा, x बनाएगा, ये भी x बनाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पर कितनी वैल्यू होगी, 3 में से x घट जाएंगे, ये बची हुई वैल्यू होगी PCl5 की इक्विलिब्रियम पर, ये बनी हुई कंसंट्रेशन होगी PCl3 की, ये बनी हुई कंसंट्रेशन होगी Cl2 की। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास में ये कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं किसमें, केसी के फार्मूले में। इसका केसी का फार्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो गया, PCl3 एंड Cl2, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ PCl3 की वैल्यू कितनी है, देखो x है, Cl2 की वैल्यू कितनी है भाई, x है, यहाँ से लोगे 1 से 1 कट जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है 1 लगाने की। तो PCl5 हमारे पास में कितना है, 3 - x, और Kc की वैल्यू यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में 1.80। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 1.8। क्लियर, इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, 1.8 x की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - x। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x की स्क्वायर इज इक्वल एंड टू 1.8x प्लस 5.4। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, x की स्क्वायर प्लस इधर ले जाएंगे तो 1.8x प्लस का हो जाएगा, 5.4 माइनस का हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ये बन जाएगी एक क्वाड्रिक रिएक्शन। ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रिक रिएक्शन। अब क्वाड्रिक रिएक्शन आपको पता होगा, 10th क्लास में आप लोग कर चुके होंगे। अर्ली स्टेज की जो आपने मैथ पढ़ी है उसके अंदर क्वाड्रिक रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होती है क्वाड्रिक रिएक्शन, क्वाड्रिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, ये आपको रिवाइज करवा रहा हूँ आपकी 10th क्लास। फॉर एग्जांपल यही लिख देता हूँ एक आपको क्वाड्रिक रिएक्शन। जैसे मेरे पास में मान लो कोई रिएक्शन है 3x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल एंड टू 0। ये क्वाड्रेटिक रिएक्शन है। इसके अगर आपने x को कैलकुलेट करना होता है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b की होल स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ a क्या है, अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, ये वैल्यू क्या है, जो नंबर है ये वैल्यू कहलाती है a। ये जो 5 है ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है b। और ये 7 है ये हमारा क्या है, c। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं b क्या है यहाँ पर, -b की जगह आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट करोगे b की स्क्वायर मतलब 5 × 5 की होल स्क्वायर करोगे -4 a क्या है इंटू 3 और c क्या है इंटू 7। यहाँ पर साइन भी भाई इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। डिवाइडेड बाय 2a, 2 × a हमारे पास में आ गया 3। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है या माइनस साइन है। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा।
-5, हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, -5 ± √109 डिवाइडेड बाय 6। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये वैल्यू आती है, अगर यहाँ प्लस का साइन रखोगे, ये दो वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, -5 अगर यहाँ प्लस का साइन लगाओगे, अगर यहाँ प्लस का साइन लगाओगे तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 109 डिवाइडेड बाय 6। और दूसरा हो सकता है -5, अगर यहाँ माइनस का साइन लगाओगे तो 109 डिवाइडेड बाय 6। आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है भाई, पहला साइन माइनस का है, दूसरा पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पॉजिटिव साइन आपने क्यों लेना है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस साइन लोगे तो कंसंट्रेशन x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। x की वैल्यू जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। उस स्थिति के अंदर आपका सवाल हल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऊपर वाली को ही हम वैल्यू को रखते हैं। तो अब मैं वापस आपको वहाँ लेकर के जाता हूँ, दोबारा से देख लेना क्वाड्रिक रिएक्शन। मैं आपको एक क्विक फ़ोटो लेनी चाहो तो क्वाड्रिक रिएक्शन की ले सकते हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब मैं वापस आपको यहाँ लेकर के जा रहा हूँ अपनी मूल इक्वेशन पर, रूट जो हमने इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन पे लेके जा रहे हैं। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखोगे, -(-)